नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये पहेली जुड़ी है भारत के सबसे सख्त कानूनों में से एक से और जमानत से। सोचिए, एक ऐसा कानून जो एक मजबूत किले की तरह है, जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि उस किले की दीवारों में भी कुछ दरारें हैं, जहां से जमानत की एक उम्मीद, एक रोशनी आ सकती है। तो सवाल यही उठता है कि कमर्शियल क्वांटिटी वाले किसी बड़े ड्रग केस में जमानत मिलना, क्या ये सच में नामुमकिन है? मतलब आमतौर पर तो यही सुनने में आता है ना कि अगर एनडीपीएस एक्ट में कमर्शियल मात्रा के साथ कोई पकड़ा गया तो बस जमानत तो भूल ही जाइए। पर क्या ये बात 100% सच है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो हमारी इस कहानी का जो पहला और सबसे मजबूत किरदार है वो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे हम सब एनडीपीएस एक्ट के नाम से जानते हैं। समझिए कि ये ड्रग्स के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया एक बहुत ही मजबूत किला है। और इस किले की जो सबसे ऊंची, सबसे मोटी और सबसे मजबूत दीवार है वो है इसकी धारा 37, सेक्शन 37। ये वो कानूनी दीवार है, वो बाधा है जो जमानत मिलने के रास्ते को लगभग नामुमकिन बना देती है। अब जरा समझते हैं कि ये सेक्शन 37 इतना सख्त क्यों है। देखिए, आम क्रिमिनल केस में क्या होता है, एक सिद्धांत है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन सेक्शन 37 इस पूरी बात को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये कहता है कि नहीं, यहां जमानत पाना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहां जमानत पाने का सारा बोझ, सारा भार खुद आरोपी पर डाल दिया जाता है। उसे ही दोहरी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जो कि आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर ताले के लिए एक चाबी होती है। हर किले को भेदने का कोई ना कोई रास्ता होता है। तो अब एंट्री होती है हमारी कहानी के असली नायक की, एक ऐसी संवैधानिक मास्टर की जो एनडीपीएस एक्ट के इस मजबूत किले को भी चुनौती दे सकती है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी कानून, चाहे वो कितना भी सख्त क्यों ना हो, वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। और हमारा संविधान हर व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए खड़ा है। तो कौन सी है ये मास्टर की? ये है हमारे संविधान का अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी अधिकार में शामिल है एक और बहुत जरूरी हक, स्पीडी ट्रायल, यानी जल्द से जल्द सुनवाई का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि किसी को भी बिना सुनवाई के सालों साल जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा होता है तो ये उसके मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। और जानते हैं क्या? ये अधिकार इतना शक्तिशाली है कि ये एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 जैसी सख्त बाधाओं पर भी भारी पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि अदालतें इस मास्टर की का इस्तेमाल करती कैसे हैं? वो कौन सी दरारें हैं जिन्हें अदालतें इस मजबूत किले में ढूंढती हैं? चलिए अब हम उन्हीं तर्कों को, उन्हीं ग्राउंड्स को एक एक करके समझते हैं जिनके आधार पे जमानत दी जाती है। मोटे तौर पर 3 मुख्य वजहें होती हैं। पहला, जब कैद बहुत लंबी हो जाए और मुकदमे में देरी हो। दूसरा, जब सबूत ही नाकाफी हो। और तीसरा, जब जांच की प्रक्रिया में ही कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई हो। आइए इनको कुछ असली केस के उदाहरणों से समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम ग्राउंड है लंबी कैद, जब ट्रायल यानी मुकदमा बस खिंचता ही चला जाता है। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी खुद एक सजा बन जाती है। 1 साल 11 महीने, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये किसी इंसान की जिंदगी के लगभग 2 साल हैं जो उसने सजा सुनाए जाने से पहले ही जेल में काट दिए, सिर्फ अपने मुकदमे के शुरू होने का इंतजार करते हुए। और गोपाल के केस में यही देरी जमानत की वजह बनी। गोपाल के केस को थोड़ा और समझते हैं। आरोप कोई छोटा मोटा नहीं था, कमर्शियल क्वांटिटी के 2 गुने से भी ज्यादा डोडा चूरा का मामला था। लेकिन सोचिए, लगभग 2 साल जेल में बीत गए और प्रोसिक्यूशन के 21 गवाहों में से सिर्फ एक गवाह से भी पूछताछ नहीं हुई थी, 0। तब कोर्ट ने कहा, बस बहुत हुआ। मुकदमे में इतनी ज्यादा देरी, और वो भी जब इसमें आरोपी की कोई गलती नहीं है, ये सीधे सीधे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो यहां साफ दिखता है कि कैसे स्पीडी ट्रायल का अधिकार सेक्शन 37 की सख्ती पर भारी पड़ गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ग्राउंड पर, वो है अपर्याप्त सबूत। मतलब जब पुलिस के पास आरोपी को केस से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत ही ना हो। कई मामलों में ऐसा होता है कि एक सह आरोपी यानी को एक्यूज्ड किसी और का नाम ले लेता है,
लेकिन कानून कहता है कि सिर्फ किसी के कह देने भर से जमानत रोकी नहीं जा सकती। उस बयान को सपोर्ट करने के लिए, उसे पुख्ता करने के लिए कोई और सबूत, कोई कोरॉबरेटिंग एविडेंस भी होना जरूरी है। सिर्फ एक बयान काफी नहीं होता। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये कोटेशन इसी बात को दिखाता है। अफजल केस में कोर्ट ने यही कहा कि सिर्फ एक सह आरोपी के बयान के आधार पर किसी को जमानत से वंचित रखना ठीक नहीं है, खासतौर पर तब जब कोई दूसरा डायरेक्ट सबूत मौजूद ही ना हो। मतलब सीधी सी बात है, सबूत की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी ग्राउंड की। ये है गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां, यानी जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कोई ऐसी बड़ी गलती हो जाए जो पूरे केस की नींव को हिला दे। निर्मल का केस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हुआ ये कि पुलिस ने 6 अलग अलग बोरियों में रखे ड्रग्स को जब्त किया, लेकिन टेस्टिंग के लिए सैंपल लेने से पहले उन्होंने सारे ड्रग्स को एक साथ मिला दिया। अब ये एक बहुत बड़ी गलती थी। कोर्ट ने कहा कि अब ये साबित ही नहीं किया जा सकता कि हर बोरी में ड्रग्स था भी या नहीं। हो सकता है 1 में हो, 5 में ना हो। इस एक प्रक्रियात्मक गलती को कोर्ट ने फेटल फ्लॉ माना, यानी एक ऐसी जानलेवा चूक जिसने केस को कमजोर कर दिया और जमानत का रास्ता खोल दिया। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि ये किला हमेशा ढह जाता है। कई बार इसकी दीवारें अपनी जगह कायम रहती हैं। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर जमानत खारिज कब होती है। देखिए, हर प्रक्रियात्मक गलती जमानत का आधार नहीं बन जाती। अदालतों को ये देखना होता है कि गलती कितनी बड़ी है। क्या वो सिर्फ एक छोटी मोटी अनियमितता है या फिर कोई ऐसी गंभीर चूक है जिससे पूरा केस ही सवालों के घेरे में आ जाए। पारस बसोड़ का मामला देखिए। यहां डिफेंस ने कहा कि जब्त किए गए सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजने में 19 दिन की देरी हुई, जिससे छेड़छाड़ हो सकती थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह देरी एक प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी तो है, पर निर्मल केस की तरह कोई फेटल फ्लॉ नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि हर केस अपने आप में अलग होता है और फैसले भी केस के तथ्यों के आधार पर ही होते हैं। तो हमने उस मजबूत किले को देखा, उसे खोलने वाली संवैधानिक चाबी को भी देखा और इन दरारों को भी समझा जहां से जमानत की उम्मीद की रोशनी अंदर आ सकती है। कुल मिलाकर ये पूरी कहानी एक बहुत ही नाजुक संतुलन की है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों में जमानत देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अदालतें अपराध पर नरम हो रही हैं। नहीं, असल में ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश है। ये संतुलन है 2 बड़ी ताकतों के बीच। एक तरफ है कानून का मकसद जो समाज को ड्रग्स के खतरे से बचाना चाहता है, ये हमारा किला है। और दूसरी तरफ है संविधान का आदेश जो हर व्यक्ति की आज़ादी और जल्द सुनवाई के हक की हिफाजत करना चाहता है, ये हमारी मास्टर की है। और अदालत का काम इन्हीं दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई इंसान बिना सुनवाई के, बिना दोषी साबित हुए सालों साल जेल में काट देता है, तो क्या न्याय मिलने की प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा नहीं बन जाती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को लगातार सोचने की जरूरत है।